नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। ट्विटर के पूर्व सीईओ वेब 5.0 ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं। खाद्य सचिव के अनुसार केंद्र सरकार फोर्टिफाइड चावल के भंडार के प्रति आश्वस्त है और नुकसान से ज्यादा इसके फायदे हैं। रेल मंत्रालय ने रेलवे के लिए स्टार्टअप्स नाम से भारतीय रेलवे नवाचार नीति प्रस्तुत की। पर्यावरणीय मंजूरी के बिना वनों में भी चिड़ियाघर स्थापित किए जा सकते हैं। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए कई राज्यों में चुनाव आयोजित किए गए और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट, डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑनलाइन बेटिंग को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों से दूर रहने को कहा। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ट्विटर के पूर्व सीईओ वेब 5.0 ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं। ट्विटर के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने वेब 5.0 के लिए अपने विजन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य एक अतिरिक्त विकेंद्रीकृत वेब का निर्माण करना है जो आपके डेटा और पहचान को आपके नियंत्रण में रखेगा। वेब 5.0 में भावनात्मक और तार्किक स्तरों जैसे कि अधिक जटिल स्तरों पर सूचना की व्याख्या करने में सक्षम एप्लीकेशंस होंगे। वर्ल्ड वाइड वेब अरबों लोगों द्वारा उपयुक्त किए जाने वाला प्राथमिक साधन है। इसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से अन्य लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, सूचना साझा करने और पढ़ने तथा लिखने के लिए किया जा सकता है। वेब्स के अलग अलग संस्करण हैं। वेब 1.0 का अक्सर केवल पढ़ने योग्य इंटरनेट के रूप में वर्णन किया जाता है। ये स्थिर वेब पेजेस से बना होता है और इससे केवल निष्क्रिय तौर पर जुड़ा जा सकता है। वेब 2.0 ने इंटरनेट को और अधिक इंटरैक्टिव बना दिया है। इस इंटरनेट संस्करण को रीड एंड राइट वेब भी कहा जाता है। इसका उपयोग करने वाले अब सर्वर के साथ साथ अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ संचार करने में सक्षम हो गए थे। इससे सोशल वेब का निर्माण हुआ है। वेब 3.0 रीड राइट एग्जीक्यूट वेब संस्करण है। इसे ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ उठाकर बनाया गया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग द्वारा संचालित होगा। इस संस्करण में मशीनें इंसानों की तरह सूचना की व्याख्या करने में सक्षम होंगी। वहीं वेब 4.0 सेवाएं स्वायत्त, सक्रिय, स्वयं सीखने वाली, सहयोगी और कंटेंट बनाने वाली एजेंट होंगी और इसके आधार होंगे पूरी तरह से परिपक्व अर्थ ज्ञान और तर्क करने वाली प्रौद्योगिकियां तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। खाद्य सचिव के मुताबिक केंद्र सरकार फोर्टिफाइड चावल के भंडार के प्रति आश्वस्त है और नुकसान से ज्यादा इसके फायदे हैं। फोर्टिफाइड चावल वितरण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में सरकार ने कई राज्यों में फोर्टिफाइड चावल के बारे में मिथकों को दूर करने के लिए एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। फोर्टिफाइड चावल वितरण अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ था। आपको बता दें कि कई कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जाती है, जैसे कि समेकित बाल विकास सेवा और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी पीएम पोषण। आपको बता दें कि फोर्टिफाइड चावल के कई लाभ हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा जानबूझकर बढ़ाने की प्रक्रिया फोर्टिफिकेशन कहलाती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में विटामिन और खनिज सामग्री शामिल है। चावल के फोर्टिफिकेशन के तहत पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए उसमें आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। फोर्टिफाइड चावल कुपोषण के कारण उत्पादकता की हानि, बीमारी और मृत्यु की वजह से भारत को वार्षिक कम से कम 77,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसे देखते हुए फोर्टिफिकेशन लागत प्रभावी तरीके से कुपोषण और एनीमिया से निपटने में मदद करेगा। फोर्टिफाइड चावल क्रेटिनिज्म यानी कि बोनापन, गोइटर, घेंघा, थायरोटॉक्सिकोसिस और ब्रेन डैमेज आदि को रोकने में मदद करेगा और साथ ही ये भ्रूण और नवजात शिशु के स्वास्थ्य में भी सुधार करेगा। हाल की रिपोर्ट के मुताबिक देश की अधिकांश जनजातीय आबादी सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और क्षय रोग जैसे रोगों से पीड़ित है। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और मलेरिया से पीड़ित लोगों के शरीर में पहले से ही अतिरिक्त आयरन होता है। क्षय रोगी यानी कि टीबी से ग्रसित लोग आयरन को अवशोषित करने में असमर्थ होते हैं। इन रोगों के रोगियों द्वारा आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन से उनकी प्रतिरक्षा और अंगों के कार्य करने की क्षमता और कम हो सकती है। भारत में चावल के फोर्टिफिकेशन की बात करें तो यहाँ चावल को एक्सट्रूजन तकनीक का उपयोग करके फोर्टिफाइड किया जाता है। इस तकनीक में पिसे हुए चावल को चूर्णित किया जाता है और फिर बाद में इसे विटामिन और खनिजों वाले पूर्व मिश्रण के साथ मिलाया जाता है। एक एक्सट्रूडर मशीन का उपयोग करके इस मिश्रण से फोर्टिफाइड चावल के दाने तैयार किए जाते हैं। फोर्टिफाइड राइस कैरनेल्स को पारंपरिक चावल में 1:50
और 1:200 के अनुपात में मिलाया जाता है और इस तरह से फोर्टिफाइड चावल सुगंध, स्वाद और बनावट में पारंपरिक चावल के लगभग समान होते हैं। रेलवे मंत्रालय ने रेलवे के लिए स्टार्टअप्स नाम से भारतीय रेलवे नवाचार नीति प्रस्तुत की। इस नीति का उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप्स या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नवोन्मेषक उद्यमियों द्वारा विकसित नवीन तकनीकों का लाभ उठाना है। इससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सुरक्षा में सुधार हो सकेगा। भारतीय रेलवे नवाचार नीति की मुख्य विशेषताएं हैं: समान साझेदारी के आधार पर नवोन्मेषकों को 1.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। नई उपलब्धि पर भुगतान का प्रावधान भी किया गया है। स्टार्टअप के चयन सहित पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। समय सीमा भी निर्धारित की गई है और इससे पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकेगा। रेलवे में प्रोटोटाइप का परीक्षण किया जाएगा। प्रोटोटाइप के सफल प्रदर्शन करने पर इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए बढ़ी हुई धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा विकसित बौद्धिक संपदा अधिकार केवल नवोन्मेषकों के पास ही रहेंगे। रेलवे में नवाचार का काफी महत्व होगा क्योंकि भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारतीय रेलवे से प्रतिदिन लगभग 2.3 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। इसके अलावा रेलवे प्रतिदिन लगभग 38 लाख टन माल की ढुलाई करता है, लेकिन ये वर्तमान में कई बाधाओं से ग्रस्त है, जैसे कि रेल नेटवर्क काफी व्यस्त है और अवसंरचना पर अधिक दबाव है। रेल परिचालन लागत अधिक है, जबकि आंतरिक स्तर पर कम राजस्व प्राप्त होता है। इसके अलावा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा पर भी सवाल उठते रहे हैं। साथ ही कुछ तकनीकी मुद्दे भी मौजूद हैं। ऐसे में स्टार्टअप्स और रेलवे के बीच संबंध से कुछ समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करने में उनकी मदद ली जा सकती है। अगली खबर पर्यावरण से जुड़ी है। पर्यावरणीय मंजूरी के बिना अब वनों में भी चिड़ियाघर स्थापित किए जा सकते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के एक प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि पर CZA यानी सेंट्रल जू प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित चिड़ियाघरों को वानिकी गतिविधि मानने का प्रस्ताव किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम के तहत चिड़ियाघरों, वन्य जीव बचाव केंद्रों आदि को गैर वानिकी गतिविधि के रूप में स्वीकार किया गया है। इनकी स्थापना के लिए केंद्र सरकार से वन मंजूरी लेना अनिवार्य है। अब चिड़ियाघरों को FCA के तहत अलग अलग मंजूरी लेने से छूट दी जाएगी। वन संरक्षण अधिनियम 42वें संविधान संशोधन के बाद लाया गया था। संशोधन के द्वारा वन विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये कानून वनों की कटाई की समस्या से निपटने के लिए लाया गया था। इस कानून ने राज्यों को गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है और इस तरह से पुनर्वर्गीकरण की सिफारिश करने के लिए एक वन सलाहकार समिति भी बनाई गई है। गैर वानिकी उद्देश्य का मतलब है पुनर्वनीकरण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी वन भूमि या उसके हिस्से को साफ करना। चाय, कॉफी, मसाले, रबड़, ताड़, तेल युक्त पौधे, बागवानी फसलों या औषधीय पौधों की खेती भी गैर वानिकी उद्देश्य में आती है। हालांकि वनों और वन्य जीवों के संरक्षण, विकास एवं प्रबंधन से संबंधित किसी भी कार्य को गैर वन प्रयोजन के रूप में नहीं माना जाता है। और आइए अब बात करते हैं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बारे में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 देश की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास और सहायता को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण 1992 की स्थापना का प्रावधान करता है। CZA में एक अध्यक्ष, 10 सदस्य और एक सदस्य सचिव होते हैं। भारत में प्रत्येक चिड़ियाघर को अपने संचालन के लिए CZA की मंजूरी की जरूरत होती है। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए कई राज्यों में चुनाव आयोजित किए गए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। इनमें से 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं। शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सदन की निरंतरता बनी रहे। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। राज्यों को सीटें उनकी जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती हैं और चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। एकल संक्रमणीय मत का अर्थ है कि मतदाता अपनी पसंद के क्रम में
कितने भी उम्मीदवारों को मत दे सकता है। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निर्धारित संख्या में पहली वरीयता के मतों की जरूरत होती है। राज्यसभा चुनावों में खुले मतपत्र की व्यवस्था होती है। हालांकि ये खुलेपन का एक सीमित रूप है। क्रॉस वोटिंग की जांच करने के लिए किसी राजनीतिक दल का प्रत्येक विधायक अपने चिन्हित मतपत्रों को मतपेटी में डालने से पहले अपने दल के अधिकृत एजेंट के अलावा किसी और को चिन्हित मतपत्र दिखाने से मत अमान्य हो जाता है। आपको बता दें कि नोटा विकल्प राज्यसभा चुनावों में लागू नहीं होता। यदि किसी राजनीतिक दल का सदस्य अपने ही दल के प्रतिनिधि को मत नहीं देता है तो उसे दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है। और आइए अब आपको राज्यसभा से जुड़े कुछ अन्य तथ्यों के बारे में भी बताते हैं। अनुच्छेद 80(3) के तहत 12 मनोनीत सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला आदि मामलों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा संविधान की 4वीं अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान करती है। अगली खबर सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट, डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑनलाइन बेटिंग यानी दांव को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों से दूर रहने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि ऑनलाइन बेटिंग के विज्ञापन भ्रामक प्रकृति के हैं। इसके अलावा ये कई कानूनों और निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं, जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 के तहत विज्ञापन संहिता और भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के तहत विज्ञापन मानदंडों के अनुरूप ऑनलाइन बेटिंग नहीं है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन के बारे में बात करें तो ये दाव यानी बेटिंग और जुए का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में किया गया है। इनके विनियमन का विशेष अधिकार राज्यों को प्रदान किया गया है। गोवा, सिक्किम और दमन को छोड़कर भारत के प्रत्येक राज्य ने स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार के जुए तथा बेटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि ऑनलाइन बेटिंग और जुए के विनियमन ग्रे जोन के अंतर्गत आते हैं। इसे कानूनी दर्जा प्रदान करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। तेलंगाना इस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने और इसकी निगरानी को एक मंत्रालय के अधीन लाने के लिए एक समिति का गठन किया है। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने को विचार योग्य माना है। वर्तमान में इन पर कोई कर नहीं लगता और इसी वजह से सरकारी कोष को नुकसान होता है। ऑनलाइन बेटिंग से संबंधित अन्य जानकारी भी है। ऑनलाइन बेटिंग भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आती है। हालांकि मार्च 2022 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि किसी राज्य विधायिका को अपने अधिकार क्षेत्र में अन्य राज्यों द्वारा संचालित लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार है, क्योंकि लॉटरी जुए से संबंधित गतिविधि का ही हिस्सा है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर कैदियों को विशेष छूट दी गई। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे कुछ छोटे अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए कैदियों को राहत प्रदान करें। परिहार से मतलब है दंड की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना। कैदियों के लिए राहत संबंधी अन्य उपाय हैं लघुकरण। इसके तहत दंड के स्वरूप को बदलकर कम किया जाता है। इसमें कुछ परिस्थितियों के कारण मूल रूप से दिए गए दंड की बजाय कुछ हल्का दंड दिया जाता है, जैसे कि किसी महिला अपराधी की गर्भावस्था के कारण मूल रूप से दी गई सजा को कम कर दिया जाता है। और तीसरा है प्रविलंबन। इसका मतलब है कि अस्थायी अवधि के लिए किसी दंड के निष्पादन पर रोक लगाना, विशेषकर मृत्युदंड के मामले में। देश प्रत्यावर्तन वापसी की प्रतीक्षा में रोहिंग्याओं को 5 वर्ष हो गए हैं। बांग्लादेश की कुटु पालोंग पहाड़ियां, जो कि कॉक्स बाजार में स्थित हैं, इनके शिविरों में अगस्त 2017 से म्यांमार के कई रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। वर्ष 2017 में रोहिंग्या अरसा आतंकवादियों ने म्यांमार की 30 से अधिक पुलिस चौकियों पर घातक हमले किए थे और इस वजह से म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों पर एक कार्रवाई शुरू की थी। इनमें से अधिकतर रखाइन प्रांत के निवासी हैं। हालांकि म्यांमार इन्हें बांग्लादेश से आने वाले अवैध अप्रवासियों के रूप में मानता है और इस तरह से उन्हें नागरिकता से वंचित कर दिया गया है। इनमें कुछ शरणार्थियों पर बांग्लादेश में याबा की तस्करी करने का आरोप है। याबा मेथाम्फेटामाइन और कैफीन का एक संयोजन है जो कि शक्तिशाली प्रभाव पैदा करता है। अगला है ऑस्ट्रेलिया भारत जल सुरक्षा पहल आईवासी। हाल ही में मंत्रिमंडल ने आईवासी के लिए तकनीकी सहयोग के लिए भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता ज्ञापन को स्वीकृति प्रदान की है। भारत की तरफ से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इसे स्वीकृति प्रदान की है। आईवासी को वर्ष 2020 में नई दिल्ली में 4थे विश्व जल शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने शहरी जल सुरक्षा पर
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग का समर्थन करने के लिए $10 मिलियन के वित्तपोषण की घोषणा की थी। ये शहरी जल प्रबंधन के लिए सभी स्तरों पर संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करेगा और साथ ही जल और स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच, उनकी वहनीयता और गुणवत्ता में भी सुधार करेगा। विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2.0 RRA 2.0 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021 में स्थापित किया था। इसने अपनी अनुशंसाओं के अंतिम सेट से जुड़ी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया है। RRA 1.0 को वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य RBI की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और विनियमन संबंधी निर्धारणों को सरल बनाना था। RRA 2.0 का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि जैसी विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को कम करना है। ऐसा विनियामक निर्देशों को व्यवस्थित करके और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को युक्तिसंगत बनाकर किया जाएगा। विनियमित संस्थाएं हैं RBI अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत RBI द्वारा विनियमित संस्थाएं। रूस बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता। सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता राष्ट्र बन गया है। इराक भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। भारत ने तेल का आयात बढ़ाने के लिए रूसी कच्चे तेल की कीमतों में छूट का लाभ उठाया है और ऐसा यूक्रेन युद्ध के बाद संभव हो पाया है। अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता राष्ट्र है। भारत अपनी तेल आपूर्ति का 80% से ज्यादा आयात के जरिए प्राप्त करता है। वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता थे इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और नाइजीरिया। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ईयरबुक 2022। सिप्री को वर्ष 1966 में स्थापित किया गया था। ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। ये संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान के प्रति समर्पित है। ये संस्था वर्ष 1969 से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, हथियार और प्रौद्योगिकी, सैन्य व्यय आदि में जारी घटनाक्रम के अवलोकन के लिए सिप्री ईयरबुक जारी कर रही है। सिप्री ईयरबुक के मुख्य निष्कर्ष हैं, जैसे कि शीत युद्ध के बाद परमाणु शस्त्रागार में गिरावट के संकेत समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि सभी 9 परमाणु संपन्न राष्ट्रों ने इन हथियारों का आधुनिकीकरण करना जारी रखा है। वर्ष 2021 में परमाणु हथियार निषेध संधि के लागू होने के बाद परमाणु कूटनीति से जुड़े मुद्दों पर मिश्रित संकेत मिले हैं। इराक की सावा झील सूख गई है। इराक में दक्षिण का मोती कहे जाने वाली सावा झील जल संकट के कारण सूख गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। इसमें वर्षा की कम मात्रा और सूखे की बारंबारता शामिल है। ये झील चूना पत्थर की चट्टान पर निर्मित है और जिप्सम संरचनाओं से युक्त है। इस झील में कोई प्रवेशिका या निकासी मार्ग नहीं है। ये झील समुद्र तल से 5 मीटर ऊपर स्थित है। ये लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी और 1.8 किलोमीटर चौड़ी है। कुछ प्राचीन इस्लामी ग्रंथों में सावा झील का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, उस दिन चमत्कारिक रूप से इस झील का निर्माण हुआ था। निक्सटामलाइजेशन। एक अध्ययन ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि कैसे माया सभ्यता के लोगों ने अपनी मक्का को रासायनिक प्रक्रिया के साथ फोर्टिफाइड किया था। इस प्रक्रिया को निक्सटामलाइजेशन कहा जाता है। निक्सटामलाइजेशन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा मेसो अमेरिका के प्राचीन लोग, जिन्हें की माया सभ्यता से जुड़ा हुआ माना जाता है, ये अपनी मक्का को एक क्षारीय घोल में भिगोकर पकाते थे और इस तरह से वे मक्का को अधिक स्वादिष्ट, पौष्टिक और गैर विषाक्त बनाते थे। मेसो अमेरिका, मैक्सिको और मध्य अमेरिका का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक शब्द है और इस प्रक्रिया के जरिए ये सुनिश्चित किया जाता था कि मक्के में अमीनो एसिड, कैल्शियम और विटामिन B2 होता है। इनका मानव द्वारा उपयोग किया जा सकता है। ये प्रक्रिया मक्का में मौजूद कुछ माइकोटॉक्सिन को भी समाप्त कर देती है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। सूडान की राजधानी खार्तूम है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सूडान के युद्धग्रस्त दारफुर क्षेत्र में कबायली संघर्षों में लगभग 100 लोग मारे गए हैं। सूडान अफ्रीका के पूर्वोत्तर में स्थित है। ये 7 देशों मिस्र, लीबिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य,
दक्षिण सूडान इथियोपिया और इरिट्रिया के साथ सीमा साझा करता है। वर्ष 2011 में दक्षिण सूडान इससे अलग हुआ था। यहाँ विशाल मरुस्थलीय मैदान और दारफुर पठार अवस्थित है। लाल सागर इसे समुद्री पहुंच प्रदान करता है। सूडान की सबसे ऊंची चोटी डेरिबा काल्डेरा है और यहाँ की मुख्य नदी नील नदी सूडान की मुख्य नदी है। खार्तूम में इसकी सहायक नदियाँ श्वेत नील और नीली नील इसमें मिल जाती हैं। इसके अलावा मलक्का जलडमरू मध्य चर्चा में है। भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारतीय इंडोनेशिया समन्वित गश्त यानी IND इंडो कॉर्पेट अभ्यास अंडमान सागर तथा मलक्का जलडमरू मध्य में आयोजित किया जा रहा है। मलक्का जलडमरू मध्य अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला एक जलमार्ग है। ये पश्चिम में इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा, पूर्व में मलेशिया और सुदूरतम दक्षिणी थाईलैंड के बीच अवस्थित है। ये वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच सबसे कम दूरी का समुद्री मार्ग प्रदान करता है। समुद्र द्वारा परिवहन किए गए कुल तेल का लगभग 1/4 भाग इस जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।